बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लीनियर ओडी क्या होती है, फिर होमोजीनियस लीनियर ओडी और नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडी, और फिर हम उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे जनरल फॉर्म में भी, और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर ओडी जो है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर, अगर उसको हम इस फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई बराबर है आर ऑफ एक्स के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये हमारे पास जो है ये हमारी लीनियर ओडी कहलाएगी। अगर हमारे पास वाई की पावर भी 1 हो और वाई प्राइम की पावर भी 1 हो तो तब ये हमारी लीनियर ओडी है, अदरवाइज ये नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एफ ऑफ एक्स वाई प्राइम होती वाई प्राइम की बजाय, तो हम जो है सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1, अगर इक्वेशन 1 जो है वो हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ध्यान हम इसका आगे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वाई प्राइम के साथ कोई भी फंक्शन आ जाता है, तो पहले हमने उसको उससे डिवाइड करवाना है, दैन हमने उसको सोल्व करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के, तो हमने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेनी है। तो फिर अब आर ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, आर ऑफ एक्स को हम कह देते हैं कि यह हमारी जो है इनपुट है, और वाई ऑफ एक्स जो इसका सॉल्यूशन आएगा उसको हम कह देते हैं कि वो हमारी आउटपुट है। आपको वैसे ही पता है कि इनपुट इनपुट दें तो आउटपुट हमारी आ जाती है। ठीक है, आउटपुट हमारा रिजल्ट होता है। तो यहाँ फिर हम आउटपुट की जगह उसको कह देंगे कि ये इनपुट का जो है वो रेस्पॉन्स है। ठीक है, और अगर हमारे पास इनिशियल कंडीशंस होंगी तो दैन हम इनिशियल कंडीशंस के लिए उसको नेक्स्ट प्रोसीड करवाएंगे। अब आ जाती है बात होमोजीनियस लीनियर ओडी आपके पास क्या होती है। अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में आर ऑफ एक्स जो है वो 0 है फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल ए बी, मतलब कि हमारे पास एक्स की जो है वैल्यूज़ हैं वो ए और बी के दरमियान में लाई कर रही हैं, तो हमारे पास एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए आर ऑफ एक्स जो है वो 0 ही आता है। तो देन वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 इस तरीके से लिखी जाएगी, जिसको हम कह देंगे कि ये हमारी होमोजीनियस लीनियर ओडी है। ठीक है, तो होमोजीनियस लीनियर ओडी के बाद इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे ताकि मिक्सअप ना हो जाए सारा। इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा है कि हमने इसको सेपरेबल फॉर्म में कर लेना है। वाई के अलग से सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल्स, और एक्स वाले हम सेपरेट कर लेंगे। तो वाई वाले सेपरेट करके बाद में हम इनको इंटीग्रेट करवा देंगे। इंटीग्रेशन करवाने के बाद हमारी राइट हैंड साइड पर जो है माइनस इंटीग्रेट पी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी प्राइम आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेचुरल लॉग आ जाएगा। आपको पता है नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए हम एक्सपोनेंट को ले लेते हैं, बोथ साइड पर हमने एक्सपोनेंट अप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो है ये वाली टर्म बन जाएगी। अब इस टर्म के बाद जो है हमने कह देना है कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो हमारी क्या है, सॉल्यूशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1 का भी वो जिसमें हमने आर ऑफ एक्स को क्या लिया है, 0 लिया है। ठीक है, होमोजीनियस के लिए है ये। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी कि 1 हमारी जो थी, अब 1 ये वाली थी, वाई प्राइम प्लस पी ऑफ एक्स वाई बराबर है 0 के। ठीक है, इस टर्म का जो है ये हमारा इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर हम कह दें कि सी हमारा जो है वो 0 है, तो हमारे पास आपको पता है कि जिसका सॉल्यूशन 0 आ जाए वो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर हमारा वाई पॉजिटिव होगा तो सी हमारा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो सी हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये कंडीशंस हो गई। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडी की, कि नॉन होमोजीनियस के लिए हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। होमोजीनियस का तो बड़ा सिंपल सा था। अब अगर वो कह रहे हैं कि आर ऑफ एक्स जो है वो आपकी 0 ना हो हर जगह इंटरवल में, तो आपकी ओडी जो है वो क्या कहलाएगी, नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। तो उसके लिए सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी तरफ सारी राइट हैंड साइड वाली भी चीज़ें ले आए। ठीक है, फिर अब हमने उसमें पुट किया कि वाई प्राइम जो है उसको हम डी वाई ओवर डी एक्स कर सकते हैं, तो हमने ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, इस इक्वेशन को देख के आपको याद आ रहा होगा कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ऐसा कुछ हमने जो है वो पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बराबर 0 के। इस ओडी का जो है हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, एम ले लेते थे और एन ले लेते थे। सबसे पहला स्टेप जो होता था हमारा वो चेक करना होता है कि क्या ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्टनेस स्टेप होता था। ठीक है, तो एग्जैक्टनेस स्टेप को हम सेटिस्फाई करवाते हैं, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई जो है वो बराबर होना चाहिए पार्शियल एन ओवर पार्शियल
एक्स के। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो हमारी ये इक्वेशन नंबर 4 जो है वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज नॉन एग्जैक्ट है। ठीक है, तो हमने m और n ले लिया, इसका हमने पार्शियल m ओवर पार्शियल y किया तो p आ गया, पार्शियल n ओवर पार्शियल x किया तो वो 0 आ गया। तो p तो 0 के बराबर नहीं ना हमें गिवन, तो हम कह देंगे कि ये हमारी नॉट इक्वल है, तो ये हमारी नॉन एग्जैक्ट ODE है। ठीक है, ये नॉन एग्जैक्ट हो गई। अब नॉन एग्जैक्ट के बाद हमने इसका क्या करना होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना होता है, तो वही काम किया हुआ है। आर एक्स से निकाला है, आप आर वाई से भी निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। इस आर एक्स से हमने निकालने के बाद क्या किया, उसकी इंटीग्रेशन करवाएंगे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, तो आपके पास जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद आप क्या करते थे कि आपको जो गिवन ODE होती थी उसके साथ आप उसको मल्टीप्लाई करवाते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। इसी तरह हमने इक्वेशन 3 को जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये टर्म बन गई। अब इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इस टर्म के साथ भी, तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड एज इट इज़ आती जाएगी हमारी। अब आप गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये दो टर्म्स का जो है ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होने के बाद ये चीज़ आ रही है, तो इसका हमने प्रोडक्ट रूल जो था वो क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसका प्रोडक्ट रूल जो है डेरिवेटिव ख़त्म करवाने के लिए y के सोल्यूशन के लिए आप क्या करते हैं, उसकी इंटीग्रेशन करवा देते हैं। अब हम इंटीग्रेट करवा देंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि y के साथ जो भी फंक्शन आता है, कांस्टेंट हो या कोई फंक्शन हो, उसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देते हैं। इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका साइन जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। इधर पॉजिटिव था मीन्स के इधर आके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम कह देंगे कि हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लिया है कि h जो है वो हमारा बराबर है इंटीग्रेशन p dx के, तो हमने उसकी जगह पर h अप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इक्वेशन नंबर 5 को हम कह देंगे कि ये हमारा जो है ये सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे पास y निकल आया। ठीक है, y हमारा क्या होता है, अब आउटपुट होती है हमारी। ठीक है, इनपुट के लिए हमारी आउटपुट आ गई है, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 3 का। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, इस फैक्टर को हम दोनों इस टर्म को हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो है ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि y हमारा जो है टोटल आउटपुट जो है वो बराबर है रिस्पॉन्स टू द इनपुट r, क्योंकि r इंक्लूड है और इसमें हमारा c है, तो इसको हम कहेंगे कि रिस्पॉन्स टू द इनिशियल कंडीशन। ठीक है, c जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारा इनिशियल डाटा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जो है हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का हम जो है वो कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमने जो है सबसे पहले ODE जो हमारे पास गिवन है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमें पता है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, तो उसको हमने कंपेयर करवाया गिवन के साथ, तो हमें p ऑफ x पता चला कि -1 है और r ऑफ x जो है वो हमारा e⁻2x है। p ऑफ x पता चल जाए तो हम h को फाइंड आउट कर लेते हैं, -1 dx आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये -x आ जाएगा h निकालने के बाद हमें पता है कि हमने डायरेक्ट जो है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन जो अभी फाइंड आउट किया है उसकी इक्वेशन याद कर लेनी है, उसको लिख देना है कि इसका जो सोल्यूशन है वो ये है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, r और h की वैल्यू को पुट कर देना है। पुट करने के बाद हमने जो है इसकी इंटीग्रेशन करवा लेनी है। ठीक है, पुट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म बन जाएगी। एक्सपोनेंशियल के पास को हमने ऐड कर लिया, बेसिस सेम थी, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लिया। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऐड करने के बाद e⁻x dx बन गया, तो हमारे पास जो है यहाँ पर e⁻x + c आ गया। अब इसको हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये टर्म आ गई। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड है कि कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस तरीके से हम जो है वो सॉल्व करवाना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा सोल्यूशन निकल आए। ठीक है, तो उसको हम जो हमारा e⁻h मतलब कि जो h निकलता है उसको एक्सपोनेंशियल की पावर में कर देते हैं और उसको फिर हम पूरी इक्वेशन नंबर 1 जो हमें गिवन ODE होगी, ठीक है, गिवन ODE मतलब क्वेश्चन जो हमारा गिवन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद वही स्टेप के हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इस प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है इन दोनों फंक्शंस का, उसका क्लोज कर देंगे, तो फिर हम इंटीग्रेट करवा देंगे तो हमारा सेम सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अल्टरनेटिव मेथड।
एग्जाम्पल 2 है हमारी। एग्जाम्पल 2 में सबसे पहले गिवन जो ओडी थी हमने देखा कि वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। नॉन होमोजीनियस भी और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी आई, ठीक है। इनिशियल कंडीशन गिवन है इसमें, तो कंपेयर करवाया तो हमारे पास पी ऑफ एक्स और आर आ गया। उसमें हमने एच निकाला। एच निकालने के बाद हमने क्या किया कि हमने सोल्यूशन उसका डायरेक्ट लिखा, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद नेचुरल लॉग ई और नेचुरल लॉग जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास नेचुरल लॉग ई जो है वो बराबर होता है 1 के, या फिर ई की पावर नेचुरल लॉग जो है वो बराबर है 1 के, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट होके टर्म जो है सीकेंट एक्स की पावर -1 बन जाएगी, ठीक है। और इधर से ये कैंसिल होके हमारे पास सीकेंट एक्स आ जाएगा। साथ में ये हमारा आर था, ठीक है। आर को हमने लाजमी लिखना है, और ये डी एक्स है, डी आर नहीं है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर डी आर होगा तो इसमें तो आर का फंक्शन ही नहीं है, तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, वेरिएबल नहीं, ठीक है। तो ये फार्मूले में डी एक्स आता है। बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर जाएंगे, आर के साथ डी आर लगा देंगे, लेकिन वो मिस्टेक नहीं आप लोगों ने करनी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स इनवर्स। उसके बाद आपने जब इनको कट करवाया 2 साइन एक्स का, आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, साइन 2x का फार्मूला हमारे पास साइन 2x जो है वो बराबर है 2 साइन एक्स कोज एक्स के, ठीक है। आपने उसको पुट किया। उसको पुट आउट करने के बाद कोज एक्स से कैंसिल हो जाएगा। हमारा अंदर जो इंटीग्रेशन में फैक्टर बचेगा वो साइन एक्स डी एक्स बचेगा, ठीक है। 2 को कॉन्स्टेंट था, उसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया, तो हमारे पास जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा भी जनरल सोल्यूशन निकला है। अभी हमने इनिशियल कंडीशन हमें गिवन थी, उसके लिए सोल्यूशन निकालना है, तो इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं कि सी की वैल्यू एग्जैक्ट हम निकाल सकें। तो वाई ये -2 जो टर्म थी -2 कोस के एक्स, उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से लिख दिया वाई ऑफ 0 = 1 मीन्स के एक्स जो है वो आपका 0 है और वाई जो है वो आपका 1 है। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास जो है सी का आंसर 3 निकल आया, ठीक है। जो हमारा जनरल सोल्यूशन निकला था उसमें सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा जो है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। बहुत ही सिंपल से, आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, शो दैट ई की पावर माइनस नेचुरल लॉग एक्स इक्वल है 1/x के नॉट -x, ठीक है। 1/x आना चाहिए, -x नहीं आता, तो ये हमने शो करवाना है, ठीक है। सिंपल सा प्रूव है। हमें पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग से पहले अगर कोई डिजिट आ जाए, फंक्शन आ जाए, तो वो हमारे पास लॉग जिस फंक्शन का या वेरिएबल का हमने लॉग लेना होता है उसकी पावर में वो चला जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो है प्रॉपर्टी इसकी यूज़ करनी है। तो हमें पता है माइनस है, तो नेचुरल लॉग से पहले -1 को हमने x की पावर बना दिया, तो ई नेचुरल लॉग कैंसिल, तो हमारे पास x की पावर क्या आ गई -1। तो x की पावर -1 को 1/x करते हैं, -x तो नहीं करते, ठीक है। तो यही हमारा जो थी वो राइट हैंड साइड थी। इसकी आप एग्जाम्पल साथ दे सकते हैं कि अगर हमारे पास माइनस नेचुरल लॉग 2 है तो वो हमारे पास 1/2 आता है, -2 नहीं आता, ठीक है। इसका आगे प्रूफ भी है। नेचुरल लॉग 2 जो है वो हमारा 0.69 आएगा, ई की पावर -0.69 1/0.69, और ये हमारे पास ई की पावर 0.69 अप्रोक्सीमेटली 2, क्योंकि 1.99 समथिंग आएगा, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 2 होगा। तो इसको हम 1/2 करते हैं, जो कि हमारे पास 0.5 के बराबर है, -2 के बराबर नहीं है, ठीक है। 1/2 कभी भी बराबर नहीं हो सकता -2 के, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल आप छोटी सी दे सकते हैं। दूसरा पार्ट है इसका कि ई की पावर माइनस नेचुरल लॉग सीकेंट एक्स जो है वो कोज एक्स है, वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सीकेंट की एक्स जो है सीकेंट एक्स की पावर -1 हो जाएगी, और उसको हम लिख देंगे 1/सीकेंट एक्स। 1/सीकेंट एक्स हमें पता है कोज एक्स होता है, तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी प्रूव हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हमारे पास नॉन होमोजीनियस ओडी है, ठीक है, वो भी लीनियर, ठीक है। नॉन होमोजीनियस लीनियर ओडी आपके पास गिवन है, तो उसको आप कंपेयर करवा देंगे इस जनरल फॉर्म के साथ, तो आपके पास पी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर अब हमने क्या करना है कि पी ऑफ एक्स निकल आता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, अपना एच निकाल लेते हैं, ठीक है। एच निकालने के बाद हमने जो है हमें पता है कि ये हमारी नॉन होमोजीनियस ओडी के लिए ये सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट आउट कर देना है। एच निकालेंगे सबसे पहले। एच के लिए इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटीग्रेशन 3.5 डी एक्स आ जाएगा, 3.5 एक्स आ जाएगा हमारे पास एच, ठीक है। उसमें हम पुट करेंगे एच की वैल्यू भी और आर की भी, तो हमारे पास जो है सोल्यूशन इस तरीके से आ जाएगा। 2.8 को डिवाइड करवाएंगे 3.5 से, तो 0.8 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है, ठीक है।
अगर हम इसको जो है मल्टीप्लाई करवा दें अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो अगर हमें इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी तो हम नेक्स्ट प्रोसीड करवाएंगे, अदरवाइज़ हमारा यही सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है इसको हमने जो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया -3.5x था, ये प्लस था, तो इनकी पावर जो थी वो कट कटा के 0 हो जानी थी, तो हमारे पास क्या आना था, e की पावर 0 1 आना था। ठीक है, तो 0.8 अकेला रह जाना था। ये हमारा जो है इसका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ओडी है, वो भी नॉन होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमें पता है पी ऑफ एक्स -4 आ गया, कंपेयर करवाने से आर हमारे पास एक्स आ गया, तो एच हमारे पास -4x आ जाएगा। इसको हमने जो है सिंपल उसी में पुट करते जाना है और हमारा जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास पी ऑफ एक्स 1.25 है और आर हमारा क्या है 5 है। इसमें इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, एच निकालेंगे, एच निकालने के बाद अपने सोल्यूशन की इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन लिखने के बाद हम उसमें क्या है वैल्यूज़ पुट आउट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद हमारे जो है ये सोल्यूशन आ जाएगा। इसमें जो है ये इनिशियल कंडीशंस का भी था, तो इनिशियल कंडीशंस के लिए हमने इसको कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो इसमें हम y ऑफ 0 इक्वल्स टू 6.6 है, y की जगह हमने क्या लिख दिया 6.6 लिख दिया, 4 एज इट इज़। c की तो वैल्यू निकालनी है, e की पावर -1.25, x की जगह हमने 0 लेना है। ठीक है, गिवन है हमें, तो e की पावर 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी 6.6 -4 हमारे पास 2.6 आ जाएगा, तो c की वैल्यू इसमें पुट आउट कर देंगे, तो ये हमारा जो है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हमारी ओडी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वाई प्राइम के साथ जो भी फंक्शन है उससे हमने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। डिवाइड करवाने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी तो हमने जो है पी ऑफ एक्स अपना ले लेना है और आर ले लेना है। ठीक है, पी ऑफ एक्स हमें पता है वाई के साथ वाली टर्म होती है, तो 3/x आ जाएगा, और आर हमारा बाकी टर्म जिसके साथ ना वाई प्राइम हो ना वाई हो, तो वो हमारा आर होता है। ठीक है, आर ले लिया हमने। तो अब हमने एच निकाला, एच निकालने के बाद हम उसमें अपने फार्मूले में पुट कर देंगे सोल्यूशन वाले में, तो हमारे पास जो है ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसमें माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस जो है नेचुरल लॉग के फंक्शन की पावर में चला जाएगा, तो हमारे पास ई नेचुरल लॉग इफेक्ट कैंसिल करके एक्स माइनस क्यूब आ गया। ठीक है, तो 1/x³ भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अंदर आपके पास जो है ये इस तरीके से आ जाएगा, एक्स की पावर 0, तो एक्स बच जाएगा। तो हमारे पास जब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 + 1 जो है एक्स की पावर आपके पास -2 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की पावर -2। ठीक है, इसको आप 1/x² भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो है वो जनरल सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमने जो है जनरल सोल्यूशन निकालने के बाद हमें जो है पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करना है, जो कि हमारी है y ऑफ 1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो मीन्स के x हमारा 1 है और y हमारा -1 है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ताकि हम c की वैल्यू निकाल सके। उसमें फिर हमने वैल्यू पुट की, x की जगह 1 और y की जगह -1, तो c की हमारी वैल्यू आ गई -2। तो ये हमारा जो है ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया। ठीक है, c की वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ खास नहीं, 8 भी हमारा जो है वो सिंपल ही है, खुद ही आप लोगों को समझ आ जानी है। 8 में, हाँ 8 में है एक बात कि आपके पास जो है 4 cos 2x है। ठीक है, और r जो है 4 cos 2x है और e की पावर 2x। ठीक है, मीन्स के दो वेरिएबल आपके पास इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। प्रोडक्ट रूल आपके पास इंटीग्रेशन का लगेगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम कह देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो आपके पास करेंगे हम यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप लेट कर लें कि आई आपका जो है वो 4 इंटीग्रल e की पावर 2x cos 2x dx है। ठीक है, आप 4 को बेशक ना भी करें, 4 उधर ही रहने दें उस इक्वेशन में, 4i कर लें उधर। ठीक है, तो मैंने i को पूरा ले लिया। ठीक है, उस पूरी टर्म को मैंने जो है वो i ले लिया, कि मेरे पास ये वाली जो पूरी टर्म है इसको मैंने i ले लिया। इसके बाद अब 4 को मैंने सेपरेट रहने दिया, बाकी इसके ऊपर मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई की, तो वो मेरी ये वाली टर्म आ गई। ठीक है, e की पावर 2x की हमने इंटीग्रेशन करनी है और cos 2x को पहला फंक्शन रखना है। फिर हमारे पास जो है इस टर्म बनने के बाद अब हमने जो है देखा कि यहाँ पर मैंने 4 लिया था साथ में, तो 4 मेरा बनना लाजमी था, इसलिए मैंने इस 4 को जो बाहर वाला 4 था
इसको मैंने इसके 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी 2 रहने दिया, या फिर आप ये कह लें कि मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया 2 के साथ, ताकि मेरी इस टर्म के साथ 4 बन जाए, इसको मैं आई कह सकूँ। ठीक है, तो इसको मैंने आई कहलवाने के लिए जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 2 से कर दिया, तो मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। इस टर्म के बनने के बाद अब हमने इस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो हमारे पास माइनस आई रह जाएगा, उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, तो 2i हमारे पास जो है वो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर हमारी ये टर्म है। ठीक है, 2 दोनों का कॉमन आ रहा था, कैंसिल कर दिया, तो i का आंसर जो है वो ये आया है। आपने ये याद रखना है, मैंने i के साथ 4 भी लिया था। ठीक है, i बराबर 4 इंटीग्रल था हमारा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट अब उसमें ये वाली चीज़ i की जगह ये वाली टर्म पुट कर दी, तो हमारे पास जो है ये जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारा जो है e⁻⁻2x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारा इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। अब हमने इसके इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करना है। ठीक है, उसमें पुट आउट करने के बाद हमारे पास जो है e⁻π/2 निकलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है कुछ स्टूडेंट्स का शायद गलत निकले, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है x π/4 है और y 2 है। ठीक है, y जब हम 2 रखेंगे, x π/4, तो ये 2 4 के साथ कैंसिल होकर π/2 हो जाएगा, cos π/2 आपका 0 हो जाएगा, sin π/2 आपका 1 हो जाएगा, और ये e⁻², x जो था वो -π/2 रहेगा, e⁻0 नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि π/4 गिवन x की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमने कहा था sin π/2 1 है, उस 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट किया, 2 - 1 1 हो गया, मीन्स के c जो है वो हमारा e⁻π/2 उधर जाके शिफ्ट हो गया, तो वो e⁻+π/2 हो गया। ठीक है, वैल्यू पुट आउट करेंगे, पुट आउट करने के बाद एक्सपोनेंट्स को इकट्ठा कर देंगे, तो ये हमारा जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी हमारा जो है इसमें थोड़ा सा मतलब कि इंटीग्रेशन में आपको थोड़ी सी मे बी प्रॉब्लम हो, तो वो क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो इसको हमने उस फॉर्म में बनाया कि y' + p(x)y बराबर है r(x) के। ठीक है, इस फॉर्म में हमने इसको बनाया। इस फॉर्म में बनाने के बाद अपना p(x) लिखा और r लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करने के बाद जो है उसको उसमें पुट किया। पुट करने के बाद हमारा जो नेचुरल लॉग के साथ इफेक्ट कैंसिल हो रहा था, वो कैंसिल करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर -4 है, और tan हाइपरबोलिक x को हम खोलें अगर, तो साइन ओवर कोस आता है ना, इसी तरीके से साइन हाइपरबोलिक 1.5, क्योंकि x के साथ हमारे यहाँ 1.5 भी है, वो वाले जो नीचे कोस आएगी वो हमारे पास मिलके जो है ये -4 को भी अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें पॉजिटिव हो जाएगी, तो वो मिलके यहाँ पर 5 बना देगी। ठीक है, तो इसकी पावर 5 को मैं ऊपर ही ले गई हूँ, क्योंकि हमने जो है पावर रूल लगा सकते हैं, क्योंकि कोस का जो है साथ डेरिवेटिव मौजूद है। अगर 1.5 भी हमारे पास dx में हो, तो 1.5 से हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। डिवाइड वाला हमारा ये रह जाएगा, और जो मल्टीप्लाई वाला है उसके हमारा इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आने के बाद हमने जो है बाहर वाली टर्म को अंदर वाली टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास ये सोल्यूशन बनता है, और ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है इसका। जो है मैं आपको एक और तरीका बता दूं कि आपका जो सोल्यूशन निकलता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वो सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। तो आप इसका जो है y' निकालें। ठीक है, y' निकालने के बाद उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें, जो वैल्यू y बन रही है उसको y बनाएं, नहीं तो आप सेटिस्फाई जैसे वेरिफिकेशन करवाते हैं वैसे भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपका y' जो है वो बराबर आ जाएगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है जो गिवन ओडी है आपके पास वो आ जाती है। ठीक है, इसी का आप डेरिवेटिव लें, थोड़ी सी एडजस्टमेंट उसमें करवानी पड़े तो वो करवाएं। ठीक है, आपकी गिवन ओडी आ जाए, मीन्स कि आपके पास जो है ये सोल्यूशन आपका ट्रू है। और मैंने ये जो आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं, इनके सब के मैंने जो है वो चेक किए हैं कि क्या ये सही आंसर है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास y' + 4x² y इक्वल है 4x² - x e⁻⁻x²/2। इसमें भी हमारा थोड़ी सी इंटीग्रेशन में होगा आपको कि मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन सम टाइम वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हमें लग रही होती है, लेकिन वो ईजी ही निकलती है बाद में, तो परेशान नहीं हो जाना देखते ही। क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास h सबसे पहले हमने निकाल लिया। h निकालने के बाद हमने उसमें पुट किया है, तो उसमें हमारे पास ये कुछ टर्म बन जाएगी। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया। आप बेशक एलसीएम ना लें, ऐसे भी रहने तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा कि इसके एक्सपोनेंट की जो पावर है इसका डेरिवेटिव यही बन रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर एक्सपोनेंट के साथ जो भी हो, साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर क्या आता है, वही एज इट इज़ आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने देखा कि इसका डेरिवेटिव तो साथ मौजूद है, तो उसकी इंटीग्रेशन का आंसर भी हमारे पास क्या होगा, यही होगा। ठीक है,
यही है, मीन्स कि आप उसको जो है बाहर वाली टर्म को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी और इसके साथ जो है ये एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, जिसको आप ये वाली टर्म को 1/2 3/6 को काट के -x² आ गया और ये वाली टर्म आपके एज इट इज़, ये आपका इसका जनरल सोल्यूशन निकल आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आप इंटीग्रेशन करवाएं तो इसके ये तो वैसे ही एक ही पार जो है कैंसिल हो जाती है 0, तो x आ जाएगी। इंटीग्रेशन सिंपल है, बाद में आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को यूज़ करके आपने इसका सोल्यूशन निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले आपने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद p(x) और r निकाला, उसमें वैल्यूज़ पुट आउट की। वैल्यूज़ पुट आउट करने के बाद आपके पास जो है कुछ ये फॉर्म बनेगी। ठीक है, इसमें भी आप देखें तो साइन का साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने उसका साथ डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के ऊपर पावर अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब पर्टिकुलर के लिए हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे तो ये हमारा आंसर। अच्छा, ये आप इतना भी लिख सकते हैं, और अगर हम 4 कॉमन लें तो 1 माइनस साइंस के रेक्स हमें पता है कोस के रेक्स के बराबर होते हैं, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर आपका जो है वो सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, आपकी ओडी आ जाती है जो आपकी गिवन ओडी होती है। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में भी हमारे पास p(x) r आ जाएगा, उसमें पुट आउट करेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन जो है वो साइन की पावर में ही आ जाएगी। क्वेश्चन 14 में आपके पास है, जब आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों टर्म 1 बन जाएंगी। तो e की पावर -0.01x जो कि हमारे पास 1/0.01 आपको पता है कि बराबर होता है 100 के। ठीक है, तो आपके पास ये 100 आ जाएगा और ये कोस x साथ मल्टीप्लाई करवा दिए, ये वाली टर्म आ गई। अब हमने इसकी इनिशियल कंडीशंस निकालने के लिए जो है इनिशियल कंडीशन यूज़ की, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारा आ गया। ठीक है, 15 भी हमारा जो है सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में भी हमारे पास जो है सिंपल इंटीग्रेशन हो जाती है, इसकी साथ डेरिवेटिव मौजूद होता है। 17 में भी हमारे पास जो है सबसे पहले हमने देखना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा p(x) हो जाएगा और ये हमारा जो है r(x) हो जाएगा। अब r(x) तो काफ़ी माशाल्लाह से अच्छा खासा लंबा है, तो h निकाला। h निकालने के बाद हमने फार्मूले में पुट की वैल्यूज़। ठीक है, फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास जो है ये वाली टर्म बन रही है। अब ये और ये तो 1 हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास 5 बचा। साइन हाइपरबोली 10x की कोस हाइपरबोली 10x/10 इंटीग्रेशन आ जाएगी, 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अंदर अब हमने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारा जो है इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, इसकी कोई जो है वो आपके पास इनिशियल कंडीशन नहीं थी। आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा, पता चल गया होगा कि नॉन होमोजीनियस ओडी का हम कैसे जनरल सोल्यूशन निकालते हैं और होमोजीनियस ओडी का हम जनरल सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस की हद तक नहीं, हमें जनरल भी निकालना आना चाहिए कि कैसे हमें पता चलेगा कि एक नॉन होमोजीनियस जनरल इक्वेशन कोई भी फंक्शन हो तो हम उसके लिए कैसे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।